डेंगू फीवर, और इसकी भी पाकिस्तान में बड़ी अजीब चीज़ थी है, बड़ा कुछ। और फिर आखिर एक श्रीलंकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने आके बताया। देखिए हमें दीन कितनी चीज़ें जो है ना सिखाता है। बल्कि मैं कल एक को पढ़ा था उसमें कि एक को जापानी साइंटिस्ट था, उसको नोबेल प्राइज दिया गया। उसने कैंसर पे तहकीक की और दवाई कोई नहीं दी, उसने एक मेथड बता दिया। उसने एक मेथड बताया कि ये इंसान पूरे साल में 28 से 30 दिन अगर वो 12 से 10-12 घंटे जो है ना वो भूखा रहे, तो वो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, वो जो कैंसर सेल है उसको वो खा जाएगा, खत्म कर खुद ब खुद ही। तो हमें तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया कि किसान जो है ना। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि हुक्म ये है कि अपने घर में अपने बर्तनों को ढाँप के रखें, अपने बर्तनों को ढाँप के रखें। और नहीं समझ आते तो फिर कुदरत खुद समझा देती है। ऐसे अभी आप देखें कि हमारे घरों में पानी इसी तरह पड़ा होता है, और हम ये ख्याल कर रहे थे कि ये गंदे पानी की वजह से होता है, लेकिन ये साफ पानी की वजह से। फिर ये एक और चीज़ भी यहाँ इस लेक्चर के हवाले से मैं बताता हूँ कि हम बहुत बेहतियाती करते हैं। हम छोटे थे, गांव में थे, तो हमारी वालदा हमें मगरिब से पहले पहले वापस आ जाना, मगरिब के बाद हमने बच्चों को मगरिब के बाद बाहर। बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम ऐसे हमारे बच्चों से रिलेटेड जो कि हमें पता नहीं होता, जो बच्चे मगरिब के बाद पाए जाते हैं, तो उनको नहीं जाना। क्यों नहीं जाना चाहिए? मेरे रसूल ने बता दिया, तो फिर हमें बस उसके बाद इसकी तहकीक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। खाने हमारे पड़े रहते हैं, तो बासी खाने जाना वो खा लेते हैं, तो हम जाना ना उनमें गजाइत होती है, तो इन चीज़ों से जाना। यहाँ ये डेंगू फीवर की बात है कि ये कोई नई कहानी नहीं है। इसको पहले ज़माने में ये जो होता था, इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते थे, और इसलिए जो ना ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। और ये देखें, इट इज़ अ मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज caused by arboviruses and transmitted to the human principally by the mosquito. ये है भी मच्छरों की बीमारी है, लेकिन ये है कि इसका ट्रांसमिट का जो तरीका है ये मच्छरों की ख़ास किस्म है। ये जब बाइट करता है तो ये प्रोसेस जो है ना ब्लड के अंदर जाना, और फिर उससे दूसरों को, तीसरों को, चौथों को। तो इसलिए आपने देखा होगा कि डेंगू वार्ड के अंदर देखते हैं वो तो बीमार हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर एक नेट लगा हुआ है। क्यों लगा है? ताकि कोई और उसके साथ शादी ना करेंगे, इधर से लेके किसी और को ना वो कर दे। तो प्रोसेस जो है ना, उसने ब्लड के अंदर जो करना था वो कर लिया, वो अब तैयार है, वो कैरियर है। अब उसका ब्लड यहाँ से निकलेगा तो दूसरे को जाएगा, तो फिर इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना 4 to 6 डेज है। इसकी जो खास बात है, इसको हम 3 स्टेजेस में जो है ना वो, इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उनको 3 स्टेजेस में आप करते हैं। पहली जो स्टेज है इसको हम कहते हैं कि सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर। फर्स्ट स्टेज क्या है? सिम्टम ऑफ डेंगू। शुरू कहाँ से होगा? हाई ग्रेड फीवर होगा, वीकनेस होगी, फटीग होगी, डिप्रेशन। मरीज ऐसा डिप्रेशन है मेरे साथ हो क्या गया, एनोरेक्सिया, तो खाने को भी दिल नहीं करेगा।
मसल एंड जॉइंट पेन, उन्होंने कहा ना हड्डी तोड़, नाजिया एंड वोमिटिंग, शोर थ्रोट। ज्यादा तो हमें पहले यही कंफ्यूजन आ जाए गला खराब है और स्वेटिंग हो गई। लेकिन एक सिम्टम मैंने वीडियो आखिर में रखा जो आपको डायरेक्शन देगा कि यार ये डेंगू फीवर हो सकता है, वो है पेन बिहाइंड द आईज। वो मरीज आपको कहेगा कि मेरी डेले दर्द कर दे। एक और चीज देखें कि जब भी कहीं पे वायरल इन्फेक्शन होगा तो वहां पे बॉडी के मसल बहुत दर्द करेंगे, पक्की निशानी है। अगर वायरल फ्लू भी इन्फ्लुएंजा भी होगा तो वो आपको फिर हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस हो तो मरीज जो है ना ये कहता है मेरे जिस्म बहुत, खासकर मसल दर्द, जब भी मसल दर्द करें तो ये वायरल वायरल अटैक जब भी होगा तो ये मसल जो है ना दर्द। अब इसके बाद कंडीशन तब्दील हो गई, इसे कहते हैं सिम्टम ऑफ हेमरेजिक फीवर। ये करता क्या है, ये जाके आपके प्लेटलेट्स को तोड़ता है। क्या कहता है, इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पैदा करता है। जो हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म है प्लेटलेट्स का, उसको ये जब वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, अपनी मतलूबा मिकदार से कम हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, वहां से ब्लीडिंग शुरू होगी, डिफरेंट ऑर्गन से ब्लीडिंग शुरू होगी। ये जो आप देखेंगे ये एक्यूट फीवर 2 से 7 दिन हो चुके होंगे इसके बुखार को, साइन ऑफ हेमरेज। अब हेमरेज का एकदम तो ऐसा नहीं है, इसके साइन है कुछ। कैसे, या एपिस्टैक्सिस शुरू हो जाएगी, नक्सीस शुरू हो जाएगी, या हेमेटोमेसिस हो सकता है, मैंने बताया कि पोटी हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। अमूमन हम इसी तरह पकड़ते हैं कि इसकी जिस्म के ऊपर जो है ना रैशेस और नीले नीले दाग जो है ना वो शुरू। और ये है कि पेशेंट अगर स्टूल पर पास करेगा तो वो होगा, उसमें जो है ना ब्लड होगा, ब्लैकिश किस्म का मिलेगा, इसे कहते हैं मेलिना। खून जो है वो स्टूल के अंदर आएगा। रेड स्पॉट ऑन चेस्ट एंड आर्म, टांगों पे और इस पे देखेंगे तो ये सॉफ्ट किस्म के दाग होंगे। डिस्पेप्सिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब ये कंडीशन है कि अभी पेशेंट जो है ना ये बुखार के दूसरे दर्जे में चला गया है, यहाँ कॉम्प्लिकेशन शुरू हो चुकी है, और ये देखें ये इसकी जो है ना ये कैपिलरी से खून जो है ना वो बाहर आ रहा है, स्किन के ऊपर रैशेस बन रही हैं, अंदर जो है ना हेमेटोमेसिस भी हो रहा है और मेलिना भी हो रहा है, और ये सारी चीज़ें जो है ना हेमरेजिक कंडीशन है। अब तीसरी कंडीशन है, इसे कहते हैं शॉक फीवर। इसमें कोल्ड एक्सट्रीमिटीज विद अबव सिम्टम, ये जितने ऊपर अलामात हमने पढ़ी है, जिसमें इसके हाथ पांव ठंडे होंगे, हाइपोटेंशन, अगर आप बीपी देखेंगे इसका बीपी जो है वो लो होगा, साथ जो है ना वो मेंटल कंफ्यूजन होगी, क्योंकि हम शॉक की तरफ जा रहे हैं तो कंफ्यूजन होगी, उसकी बात समझ नहीं आएगी, वो जो बात कह सकता है वो नहीं कह पाएगा, तो ये इस कंडीशन में। डायग्नोज कैसे करेंगे, एक तो आप क्लिनिकली उसके कुछ सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आप देखेंगे उसके छाती पे कुछ स्पॉट्स तो नहीं है, बाजू पे कुछ स्पॉट्स तो नहीं है, ब्लड सीरम देंगे, ब्लड सीरम जो है ना लेके वो उसे देखते हैं डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव, ऐसे ही है ना। और सीबीसी इसमें देखेंगे कि
ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की कंडीशन क्या है। इसकी जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो पहली कंडीशन में एकोनाइट ब्रायूनिया, यूपटोरियम परफोलिटम, जलसीमियम और एस्टॉक्स, यानी डेंगू फीवर के अंदर। और डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाए तो इसमें कैम्फर, वेट्रम एल्बम, आर्सेनिक एल्बम, क्रूटालिस, लेक्सिस और फास्फोरस। और शॉक कंडीशन के अंदर आर्सेनिक एल्बम, कैम्फर, कार्बोवेज और वेट्रम एल्बम।